हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में, जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की, अर्थात जीवाणुओं में पोषण की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवाणुओं में जो पोषण के तरीके हैं वो काफ़ी विविधता लिए हुए होते हैं, क्योंकि जीवाणु जो है पोषण के लिए कई विधियां अपनाते हैं। यहाँ तक कि स्वपोषी पोषण भी, परपोषी पोषण भी, और जो स्वपोषी पोषण है उसमें भी कई तरीके हैं। तो यहाँ पर हम जो जिक्र कर रहे हैं वो केवल स्वपोषी पोषण का कर रहे हैं। अगर हम मेन तरीके से देखें तो जो जीवाणु में पोषण जो पाया जाता है वो दो तरीके का पाया जाता है, जिसमें से पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण। पहले वाले को इंग्लिश में हम ऑटोट्रोपिक भी कहते हैं और दूसरे वाले को हेटरोट्रोपिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो सबसे पहले कर रहे हैं स्वपोषी जीवाणु की। स्वपोषी जो जीवाणु हैं, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो जीवाणु होते हैं जो कि एक तरीके से कहें कि स्वयं के द्वारा निर्मित भोजन का उपयोग करते हैं, या ये स्वपोषित होते हैं। और ये जो जीवाणु हैं वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं, और इसीलिए इनको हम ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। हालांकि ऊर्जा के स्रोत के आधार पर ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से आप पहला देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषी है या प्रकाश स्वपोषित है, जो कि प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और दूसरे हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जो जीवाणु है कीमोसिंथेटिक, ये रसायनों से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग करते हैं अपने भोजन निर्माण के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं बैक्टीरिया को, जो कि प्रकाश संश्लेषी हैं या प्रकाश स्वपोषित हैं। प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश स्वपोषित, या जिनको हम अंग्रेजी में फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कहते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कार्बन के स्रोत के रूप में CO2 का उपयोग करते हैं। चूँकि ये बैक्टीरिया जो है खुद का भोजन खुद बनाते हैं, तो इसलिए ये कार्बन के स्रोत के रूप में CO2 का प्रयोग करते हैं। और इनमें चूँकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसीलिए प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया हैं, तो ठीक पौधों के समान ही इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर H2O की जगह पर ये काम में लेते हैं H2S को, अर्थात सल्फर की यौगिक को काम में लेते हैं ये H2S को। और इन जीवाणु की जातियों में विशेष प्रकार का बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि पादप में पाए जाने वाले सामान्य क्लोरोफिल से बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार इनमें बैक्टीरियोविरिडिन भी पाया जा सकता है, कुछ में क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो अलग अलग तरीके से जो है ये जीवाणु जो है क्लोरोफिल रखते हैं। ये जैसा कि आपको बताया कि पर्णहरित जो होता है वो उच्च श्रेणी के जो पौधे हैं उनमें पाए जाने वाले पर्णहरित की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर जो पर्णहरित होगा वो लवकों पर नहीं पाया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जीवाणुओं में प्लास्टिडिया लवकों का अभाव होता है। यहाँ पर क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, तो क्रोमेटोफोर्स में जो है ये पर्णहरित विकसित होते हैं। और हालांकि ये जो पर्णहरित है वो मैग्नीशियम के यौगिक होते हैं, जिस तरीके से पौधों में पाए जाने वाला जो क्लोरोफिल है वो भी मैग्नीशियम उसमें पाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है ये संरचना के होते हैं, बस थोड़ा सा ही इनमें स्ट्रक्चरल फ़र्क होता है, बाकी उसी की जो संरचना में ये होते हैं। तो ये जो प्रकाश स्वपोषी जीवाणु हैं वो हरे पौधों की तरह ही वर्णकों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं CO2 + H2S बराबर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे C6H12O6 इनका, और उप उत्पाद के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं कि सल्फ़र जो है वो निकलती है। यहाँ पर जो है सल्फ़र निकलती है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि उच्च पादपों में इस क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के स्थान पर जो है सल्फ़र निकलती है, और साथ ही साथ जल बनता है और ऊर्जा प्राप्त
होती है। इसमें अगर हम देखें उदाहरण के तौर पर, तो ये जो प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगी या इस तरीके की जो बैक्टीरिया हैं वो है क्रोमेशियम, इसके अलावा क्लोरोबियम, क्लोरोबैक्टीरियम आदि ऐसे जीवाणु हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पोषण पाया जाता है, या ऐसे बैक्टीरिया हैं ये जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। हालांकि इन बैक्टीरिया को हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और साथ ही साथ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में भी डिवाइड करते हैं। अब हमारी दूसरी जो श्रेणी है वो है रसायन संश्लेषित जीवाणु की या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। जैसा कि आप इनके नाम से ही में इनके बाद पता चल रहा है कि ये ऐसे जीवाणु हैं जिनमें ऊर्जा के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि हम रसायनों का प्रयोग किया जाता है, और ये जीवाणु जो है रसायनों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हालांकि ये जो जीवाणु हैं वो निर्भर नहीं हैं पोषण के लिए किसी अन्य दूसरे साधनों पर, इसीलिए ये स्वयंपोषी है, लेकिन ये रसायनों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। जिसमें हमारी पहली जो श्रेणी है वो है गंधक जीवाणुओं की, जिसको हम सल्फर बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये जो सल्फर बैक्टीरिया हैं वो गंधक के यौगिकों का ऑक्सीकरण करते हैं और उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका प्रयोग करते हैं ये। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसके जो उदाहरण हैं वो हैं बैगिएटुआ, थायोथ्रिक्स, थायोबैसिलस। तो ये जो जीवाणु हैं वो गंधक के यौगिकों को ऑक्सीकृत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पहली अभिक्रिया में कि H2S प्लस हाफ O2 बराबर सल्फर प्लस H2O प्लस एनर्जी। अर्थात यहाँ पर जो H2S है उस H2S से सल्फ़र बनाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया गया है, और यहाँ पर सल्फ़र जो है वो अलग हो गई है और साथ ही साथ ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर जो है H2S का ऑक्सीकरण से जो है ऊर्जा प्राप्त की गई है, और ये जो सल्फ़र है इसका बाद में क्रिया करके जल और ऑक्सीजन से सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। ये जो गंधक है जीवाणु के अंदर हालांकि एकत्रित हो जाती है, जो ऊपर सल्फ़र बनी है ये वाली जो सल्फ़र है वो जीवाणु के अंदर एकत्रित हो जाती है, जो आवश्यकता पड़ने पर सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 में बदल ली जाती है, और इस क्रिया में भी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। और आपको उदाहरण में बता दिया कि बैगिएटुआ, थायोथ्रिक्स, थायोबैसिलस आदि जो है ये गंधक जीवाणु हैं जो कि गंधक के यौगिकों का प्रयोग करते हैं अपनी ऊर्जा प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है रसायन संश्लेषी जीवाणु में वो है लोह जीवाणु की या आयरन बैक्टीरिया की। और आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो बैक्टीरिया हैं वो लोहा के यौगिक हैं उनका प्रयोग करते हैं अपनी ऊर्जा प्राप्ति के लिए। और ये जो जीवाणु हैं वो फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिकों में ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अर्थात ये जो बैक्टीरिया हैं वो आपके जो फेरस जो यौगिक हैं जैसे कि Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीकृत कर देते हैं, और बाद में ये जो रासायनिक अभिक्रिया के तौर पर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो FeCO3 है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये साथ ही साथ जल से क्रिया करके FeOH2 बना देते हैं, और यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और लोह जीवाणु का उदाहरण है हमारा फेरोबैसिलस, लेप्टोथ्रिक्स, गैलियोर्नोला, ये सभी जो हैं वो लोह जीवाणुओं के उदाहरण हैं जो कि लोहे के यौगिकों को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है हाइड्रोजन जीवाणुओं की। ये जो जीवाणु है हाइड्रोजन जीवाणु वो आणविक हाइड्रोजन को जल में बदल देते हैं, और इस अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग रासायनिक संश्लेषण में करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल में बदल देते हैं, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल का निर्माण कर देते हैं, और साथ ही साथ इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसके उदाहरण हैं बैसिलस पेंट्रोफस, हाइड्रोसोमोनास, इसके अलावा नोकार्डिया ओपाका आदि जीवाणु जो है इस अभिक्रिया के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और चूंकि इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग हुआ है एनर्जी प्राप्त करने के लिए, और इसीलिए जीवाणु कहलाते हैं हाइड्रोजन जीवाणु।
अगली जो हमारी कैटेगरी है इसमें वो है नाइट्रिकारी जीवाणु की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेषकर नाइट्रोजन साइकिल के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण जीवाणु है। और नाम से भी आपको पता चल रहा है कि इन जीवाणु का संबंध नाइट्रोजन के फिक्सेशन से है। तो नाइट्रिकारी जीवाणु जो है ये ऐसे जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन के यौगिकों का ऑक्सीकरण करते हैं और उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग अपने पोषण के लिए करते हैं। इसमें दो कैटेगरी हैं जीवाणु की। पहली है जो कि अमोनिया को नाइट्राइट्स में ऑक्सीकृत करते हैं, और आप इसमें देख सकते हैं कि NH3 को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये HNO2 अर्थात नाइट्राइट्स बना देते हैं, और साथ ही साथ इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आप रासायनिक अभिक्रिया देखें 2NH3 + 3CO2 बराबर 2HNO2 + 2H2O और प्लस में एनर्जी। तो ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट्स में ऑक्सीकृत कर देते हैं, और इसका उदाहरण है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। यहाँ पर आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि नाइट्रोसोमोनास और जो नाइट्रोकोकस है वो अमोनिया को नाइट्राइट्स में ऑक्सीकृत करते हैं। और दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया इस श्रेणी में वो हैं जो इस नाइट्राइट्स को बदल देते हैं नाइट्रेट्स में, अर्थात HNO2 को बदल देंगे ये HNO3 में। और इसमें आपके उदाहरण हैं नाइट्रोबैक्टर और बैक्टोडर्मा। आपसे ये जो क्वेश्चन है नाइट्रिकारी जीवाणुओं का, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता रहा है कि नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए, या इस तरीके से जो है कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये जो जीवाणु हैं वो कहलाते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रिकारी जीवाणु, क्योंकि ये प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन के यौगिकों का अपने रासायनिक क्रियाओं के लिए और पोषण के लिए। नेक्स्ट है हमारे कार्बन जीवाणु या कार्बन बैक्टीरिया। बैसिलस ओलिगोकार्बोफिलस जैसे जो जीवाणु हैं वो कार्बन के यौगिक जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण से अपने पोषण के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आप अभिक्रिया में देख सकते हैं कि ये जो जीवाणु हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ इसी क्रिया करवा करके CO2 बना देते हैं, और इसका उदाहरण आपको बता ही दिया बैसिलस ओलिगोबोफिलस। और ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आप रासायनिक अभिक्रिया देख सकते हैं 2CO + O2 बराबर 2CO2। अगली जो कैटेगरी है हमारी इसमें वो है मीथेन जीवाणुओं की या मीथेन बैक्टीरिया की। और ये जो जीवाणु हैं वो मीथेन को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अर्थात मीथेन का ये ऑक्सीजन कर देते हैं CH4 + 2CO2 बराबर 2CO2 + 2H2O प्लस एनर्जी। और इसका जो उदाहरण है मीथेन जीवाणु का वो है मीथेनोमोनास। तो ये मीथेन जो जीवाणु हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मीथेन का जो है ऑक्सीकरण से ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये हो गए मीथेन जीवाणु। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने बात की यहाँ पर स्वपोषी जीवाणुओं की। इसके अगली क्लास में हम बात करेंगे परपोषित जीवाणुओं की या हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया की। इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।